नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की 5वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आपको लगातार निश्चित समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारी तरफ से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए फ्री में क्लासेस चलाई जा रही हैं और ये क्लासेस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर प्रदान की जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्लासेस से लगातार जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहिए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है। तो अगर बात की जाए हड़प्पा के काल के तांबे की रथ की, तो जो तांबे का जो रथ है वो हमें मिला है दैमाबाद से। कहाँ से भाई मिला है? दैमाबाद से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बताइए हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है, तो वो मिला है दैमाबाद से। चलिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, युगल समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो युगल समाधि का प्रमाण लोथल से मिला है। कहाँ से मिला भाई युगल समाधि का प्रमाण? ये मिला है लोथल से। और पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हड़प्पा से। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुजारी की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। इसके साथ ही धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। भाई किसका पता चलता है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूँ कि यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत हैं। एक तो युगल समाधि वाला, ये पूछा गया पहले भी कि युगल समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला। और धौलावीरा काय के लिए जाना जाता है? तो धौलावीरा जाना जाता है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब देखिए, ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो अगर बात की जाए वैशेषिक दर्शन की, तो इसके प्रतिपादक हैं उलूक कणाद। कौन है भाई? उलूक कणाद। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे उलूक कणाद। कौन थे भाई? उलूक कणाद। तो ऐसी जो उत्तर मीमांसा है, जिसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक वादरायण है। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे वादरायण। ऐसी जो पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, इसे कैसे भी आ सकता है, या तो ये पूछा जाए कि पूर्व मीमांसा है, या पूछ लिया जाएगा मीमांसा दर्शन। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे जैमिनी। कौन थे भाई? जैमिनी। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे अक्षपाद गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अक्षपाद गौतम। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायण, ऐसे ही वेदांत दर्शन के प्रतिपादक वादरायण। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, और ये हम आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार बना के लिख लेना, पूछा जा सकता है। इससे मैं कुछ आपको अभी फैक्ट बताऊंगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और वहाँ से 100% आपके लिए कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए जो आगे के जो पॉइंट है उन पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी। तो अगर बात की जाए भाई प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब आयोजित हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये पूछी जा सकती है, डेट सन भी पूछी जा सकती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो तो हुई थी 483 में आयोजित। कब हुई थी? 483 में आयोजित। अब बात की जाए, इसका स्थान पूछा जा सकता है कि बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो ये आयोजित हुई थी राजगृह में। कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और शासक कौन थे? यानी कि जब समय जो आयोजित हुई थी उस समय कौन शासन कर रहा था? तो उस समय शासन कर रहा था अजातशत्रु। कौन भाई शासन कर रहा था? तो वो कहा अजातशत्रु। अच्छा, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? तो ये हुई थी 383 में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। अच्छा, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में आयोजित। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? वैशाली में। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? राजगृह में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली। ठीक, अच्छा,
इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है सवाकामी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? सवाकामी। और जिस समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उस समय कौन शासक था? तो उस समय शासक था कालाशोक। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में शासक था अजातशत्रु और द्वितीय बौद्ध संगीति में शासक था कालाशोक। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के लिए आप इंतजार करें। यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है, अगर बौद्ध संगीति से आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की गारंटी है, क्योंकि इससे बाहर कुछ आ भी नहीं सकता। ये जितने मैंने पॉइंट बताएं यहीं से ही क्वेश्चन फंसेगा अगर बौद्ध संगीत से पूछा जाएगा तो। अच्छा चलो, अब तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। एक बार याद करके देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऐसी द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? तो वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई है? तो ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कब आयोजित हुई? 250 ईसा पूर्व में। अच्छा, कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्तिस। और शासक कौन थे? तो शासक था अशोक। ठीक है, जिस समय तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई तो उस समय शासक कौन थे? अशोक। देखो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अशोक के शासन के काल के समय कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, तो आपको पता होनी चाहिए कि तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी अशोक के शासनकाल के समय, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें अशोक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, अशोक के बारे में लिखा है कि आपको अशोक को पढ़ के जाना है। जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे देखना जाके, वहाँ पर अशोक का उल्लेख है मौर्य साम्राज्य में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है अशोक के बारे में ना पूछ कर उसकी बौद्ध संगीति से रिलेटेड करके पूछ रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा चलो, अब चतुर्थ बौद्ध संगीति पे चलते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 58 ईस्वी में। अब आप बढ़ा लो आगे, ये कब हुई है? ये 58 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483, द्वितीय बौद्ध संगीति 383, तृतीय बौद्ध संगीति 250 और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी। ठीक है, अच्छा भाई कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन में आयोजित। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई? कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र भी थे और अश्वघोष भी थे। ठीक है, कौन कौन अध्यक्ष थे? वसुमित्र और अश्वघोष। अच्छा, इसका शासक कौन था? तो ये शासक था भाई कनिष्क। ठीक है, कौन था शासक? तो शासक था कनिष्क। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊँगा इन सब के बारे में। ठीक है, ट्रिक बताऊँगा। देखो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सन तो इतनी देर में याद हो गई होगी। 483 ईसा पूर्व। ठीक है, पहली वाली 483 ईसा पूर्व, दूसरी वाली 383 ईसा पूर्व, तीसरी वाली अब अपने आप बताओ 250 ईसा पूर्व यानी कि 250 ईसा पूर्व, और चौथी वाली 98 ईस्वी। ठीक है, चौथी वाली 98 ईस्वी। तो इतना तो आपको पता हो गया होगा। अब हमें स्थान रखना है, स्थान हमें याद करना कि स्थान हम कैसे याद करें। तो देखिए इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। स्थान अगर आपको याद करना तो स्थान के लिए आप लिख सकते हैं राव पाक। ठीक है, एक वर्ड याद करो राव पाक, बस इतना याद कर लो कि जो बौद्ध संगीति का स्थान है वो क्या है? राव पाक। अब देखो राव से राजगृह, ठीक है, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। बस इतना आपको याद रखना, राव पाक। ये वर्ड आप याद कर लो, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, राव पाक। ठीक है, राव पाक 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। राव पाक। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। देखो पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये थी कुंडलवन में। तो ये आपको इतना याद हो जाएगा। तो आपको ट्रिक पहले क्या याद रखनी है? स्थान के लिए आपको याद रखना है राव पाक। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो, लिख लो राव पाक। 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब देखो, अब एक आपको याद करनी है ट्रिक शासक वाली। ठीक है, शासक वाली, शासक जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक स्थान है और दूसरा शासक है और तीसरा यहाँ पर ईसा पूर्व है कि कब आयोजित हुई, सन याद रखनी है। और बाकी आप महाकश्यप जो अध्यक्ष है ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो एक तो शासक है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये स्थान है और तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे आपके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। चलो फिलहाल अभी हमने किसकी ट्रिक पढ़ी? हमने पढ़ी स्थान वाली, राव पाक। ठीक है, रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। अब हमें याद करना है कि इसके शासक कौन हैं, शासक कौन कौन रहे हैं। तो इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल से, इसकी ट्रिक है अका अक। ठीक है, क्या है? अका अक। बहुत ही नॉर्मल सी ट्रिक है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। लिख के देख लेना 2 बार, पता हो जाएगा, याद हो जाएगा। अका अक। देखो अ से अजातशत्रु। ठीक है, आ से अजातशत्रु। ठीक, का से कालाशोक,
आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। बस सबसे पहले आप बड़े वाले लोग हैं। जैसे मान लो आपके मन में ये विचार आया कि भाई आ से अजातशत्रु भी है और आ से अशोक भी है, ठीक है भाई, पहले वाले में अजातशत्रु है, तीसरे वाले में अशोक है। अब तुम भूल जाओ कि भाई पहले वाले में अजातशत्रु था या तीसरे वाले में अजातशत्रु था, पहले वाले में अशोक था या तीसरे वाले में अशोक था। तो तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि देखो अका अक, जो पहला वाला आ है ना वो बड़े वाले को लेगा, बड़ा वाला राजा, यानी कि अजातशत्रु बड़े वाले नाम को लेगा, ठीक है। जो पहला वाला आ है वो भी बड़ा वाले नाम को लेगा, और जो पहला वाला का है वो भी बड़े वाले नाम को लेगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कालाशोक, ठीक है, का से कालाशोक, तो ये भी बड़े वाले नाम को लेगा। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे क्या आ गया, अशोक। अब देखो ये छोटे आ से आगे ना अशोक, देखो अजातशत्रु बड़ा है और अशोक छोटा नाम है, ठीक है, अजातशत्रु बड़ा नाम है, अशोक छोटा नाम है, तो तीसरे नंबर पर भाई छोटा नाम आएगा तो क्या आएगा, अशोक। और ऐसे ही चौथे नंबर पर भी छोटा नाम आएगा तो क्या आ जाएगा, कनिष्क। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि अका अक ट्रिक है, अका अक यानी कि आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। और बाकी अब रही बात अध्यक्ष, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, महाकश्यप समाकामी मोगलीपुत्तिस वसुमित्र, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, महाकश्यप समाकामी मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, और वसुमित्र के साथ में कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे अशोक। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा कठिन ट्रिक नहीं बची है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहली ट्रिक भाई हमने क्या बताई थी, रावपाक, ठीक है, पहली ट्रिक हमने क्या बताई थी, रावपाक। और दूसरी ट्रिक हमने आपको क्या बताई है, अका अक, ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या बताइए, अका अक। रा से क्या था, राजगृह, ठीक है, राज से राजगृह, रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और का से क्या था, का से है हमारा कुंडलवन, ठीक है, का से क्या है, कुंडलवन। अच्छा, आ से है अजातशत्रु, ठीक है, का से कालाशोक, और आ से अशोक, और का से कनिष्क, ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो ये आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे बस। चलो, और बाकी वो टाइम पीरियड वो तो आपको याद ही है, पहले में 483 ईसा पूर्व, और दूसरी वाली 383 ईसा पूर्व, तीसरी वाली 250 ईसा पूर्व, और चौथी वाली 98 ईस्वी, ठीक है, चौथी वाली कब है, तो वो है 98 ईस्वी की। तो ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। चलो, अब है हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रिक बहुत अच्छी है, ट्रिक से याद हो जाती है, क्योंकि वैसे तो देखो यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है, बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन जब आपको ये बार ट्रिक याद हो जाएगी ना, रावपाक और अकाक, अकाक तो बहुत सरल है, और एक है रावपाक, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, नाम तो याद हो ही जाते हैं। चलो, ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था। तो अगर बात की जाए दीन इलाही धर्म की, तो ये चलाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो चलाया गया था अकबर के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, देखो जो रामचरितमानस है, ठीक है, श्री रामचरितमानस है, वो तुलसीदास जी द्वारा अकबर के शासनकाल में लिखी गई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताओ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में की थी, तो वो की थी अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। अच्छा, सती प्रथा की निंदा किस मुग़ल सम्राट द्वारा की गई, तो वो भी की गई अकबर के द्वारा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए वह कौन सा मुग़ल सम्राट था जिसने सती प्रथा की निंदा की थी, तो वो था अकबर। कौन सा मुग़ल सम्राट था, तो वो था अकबर। चलिए, तीसरा फैक्ट हमारा, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद कराया गया, जिससे रज्मनामा कहा जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि बताइए रज्मनामा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा महाभारत। और कहे कि महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किसके शासनकाल में कराया गया, तो वो कराया गया था अकबर के शासनकाल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है, इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की पूजा कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि जो अकबर था ना, तो उसने एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति ली थी। उसने ये चाहा था कि जो हमारे शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो प्रजा है वो हिंदू की है, और अगर हम देश पर शासन करना चाहते हैं, अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो हमें इस बहुसंख्यक समाज का समर्थन लेना पड़ेगा। तो इस वजह से उसने क्या कहा, उसने सभी धर्मों को एक बराबर कर दिया। इस वजह से उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, और इबादत खाना में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो,
वो अपने धर्मानुसार पूजा पाठ कर सकता है। वहाँ पर सभी को उसने स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो इसलिए अगर पूछ रहा है कि बताइए इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो वो कराया गया था अकबर के द्वारा, और ये सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की पूजा कर सकते थे। चलिए, अब ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ गया है और ये आपकी मॉडर्न इंडिया से संबंधित है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो अगर बात की जाए भाई बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, कब हुआ था? 1905 है। इसे अब हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बंगाल विभाजन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बंगाल विभाजन था क्या, अब आप एक कहानी के माध्यम से समझिए। तो बंगाल विभाजन था क्या कि जैसे जब बंगाल जो था ना, बंगाल में एक तरफ तो मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ गई थी और एक तरफ हिंदू आबादी तो थी। तो जब मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी बढ़ी तो मुसलमानों की तो एक नीति थी कि फूट डालो राज करो की नीति। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, हिंदू मुसलमान को दंगे कराए, उनमें आपस में फूट डाल दी और बंगाल को दो भागों में बांट दिया। तो यही था बंगाल विभाजन। ठीक है, जो बंगाल था उसको दो भागों में बांटना, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, तो इसको दो भागों में बांटना, यही था बंगाल विभाजन। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि सन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बना, तब बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए जब बंगाल विभाजन जब हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था भाई वायसराय? लॉर्ड कर्जन। अच्छा, ये कब हुआ था? तो ये बताओ 1905 में। इसकी डेट भी पूछी जाएगी, डेट मैं आपको बताऊंगा, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, आगे मैंने आपको मेंशन कर दी है इसकी डेट। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। और कब की बात है? 1905 की। तो बंगाल को कितने भागों में बांटा गया? बंगाल को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। अच्छा भाई, जब विभाजन किया तो इससे पहले उसकी घोषणा भी तो की हो गई होगी, एकदम से तो बांट नहीं दिया होगा। तो इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई अंग्रेजी तरफ से कि हम बंगाल को दो भागों में बांटने जा रहे हैं, जहाँ पर एक हिंदुओं का अलग बंगाल होगा और मुस्लिमों का अलग बंगाल होगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। देखो बंगाल विभाजन इसलिए हुआ था, मेन कारण वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं था, मेन कारण ये था कि बंगाल हमारे जो देश का ना, इसका एक अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ से बहुत ही क्रांतिकारी पैदा हुए हैं और बंगाल जो था उस समय बहुत ही एक्टिव था। वहाँ पर लगातार आंदोलन हो रहे थे और अंग्रेज़ों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था। तो अंग्रेज़ जो थे बंगाल से डरे हुए थे। जो कलकत्ता है ना, वो तो इसकी राजधानी है और कलकत्ता इसके केंद्र में है। तो कलकत्ता में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहे थे कि अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अगर जल्दी से जल्दी इसे नहीं दबाया गया तो ये जो चिंगारी है बहुत जल्दी से पूरे देश में भर में फैल जाएगी और फिर अंग्रेज़ों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने वहाँ पे ये सारे आंदोलन को दबाने के लिए, वहाँ की जनता का दमन करने के लिए इस बंगाल को दो भागों में बांट दिया और हिंदू मुस्लिम आबादी के आधार पर बांट दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में बढ़ जाएं और वहाँ पर जो उनकी जो एकता है उसमें कैसी भी करके बाधा पड़ जाए और अंग्रेज़ अपने जो षड्यंत्र है उसमें सफल हो जाए। तो इस वजह से बंगाल को बांटा गया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और जब इसकी घोषणा की गई तो पूरे देश भर में प्रदर्शन होने लगे। बंगाल में बहुत विशेष तौर पर कोलकाता में विरोध हुए। तो इस विरोध को जताने के लिए अंग्रेज़ों को इस विरोध को जताने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस लिए हुई थी? तो ये हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध के लिए। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध करने के लिए चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। और कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को। अच्छा, और चलाया कहाँ गया था? तो ये चलाया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो भाई साहब बाहर नहीं जाएगा, इसको आप बहुत ही डिटेल में समझें। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 की गई। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने किसकी शुरुआत की? तो स्वदेशी आंदोलन को चलाया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की कब की? तो 7 अगस्त 1905 को। अच्छा, तो ये आंदोलन कहाँ किया गया? तो ये कहा गया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक, कहाँ किया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल में। अच्छा, तो भाई ये तो हुआ आंदोलन। अब हुआ क्या
क्या कोई निर्णय निकला? तो निर्णय कुछ नहीं निकला, इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, उन्हें भारतीयों से क्या हित, उनके आंदोलन से क्या हित। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, यानी कि जितना भी स्वदेशी आंदोलन हुआ उसका कोई खास प्रभाव अंग्रेज़ों पर नहीं पड़ पाया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का एक तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में आमार सोनार बंगला एक गीत लिखा। ठीक है, आमार सोनार बंगला किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? स्वदेशी आंदोलन में 1905 में, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। तो आज जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है आमार सोनार बंगला, और ये इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। और अब जो है बंगाल विभाजन आपके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो परीक्षा में पूछा जाए और आप बता ना पाएँ। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? तो वो थी एनी बेसेंट। और इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। तो ये आपको मालूम होगा। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अगर बात कीजिए समानता के अधिकार की, तो ये दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ये जो आपका क्वेश्चन है ये मौलिक अधिकार संबंधित है। मैंने आपसे कहा है ना कि सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक मौलिक अधिकार है पॉलिटिकल साइंस में, और नीति निर्देशक तत्व। ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके साथ मौलिक कर्तव्य भी आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों ही बार जो पेपर हुआ है दोनों ही बार में ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही मैं आपको रटा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार आखिर में है क्या। तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब देखो, तो आर्टिकल 14 में दी गई विधि के समक्ष समानता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल दे देंगे, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो आपको वहाँ पर कौन सा टिक करना होगा? तो आपको वहाँ पर ऑप्शन 14 टिक करना होगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है? विधि की समक्ष समानता के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और कानून का पालन सबको समान रूप से करना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो देखो, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कानून सबके लिए एक समान बनाया जाएगा और उनका पालन भी सबके लिए समान रूप से करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए अनुच्छेद 14 में का बात। अच्छा, अनुच्छेद 15 क्या कहता? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कोई भी उसका मूल वंश है, कोई भी लिंग है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, और उसका जन्म स्थान चाहे कहीं भी हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ हो, उसमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अच्छा, अनुच्छेद 15 के 3 में क्या बात कही गई? तो ये कही गई है कि राज्य अपने बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए प्रावधान कर सकता है। ठीक है, कि राज्य के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं तो उनके विकास के लिए राज्य प्रावधान कर सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति एवं समाज विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए। चलिए, हमारा अगला पॉइंट आ गया है आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लास 5। राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए निजी संरक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करेगा। तो अगर पूछा जाए कि बताइए भाई संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए निजी संरक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करेगा? तो ये कहा गया अनुच्छेद 15 के 5 में। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 15 के 5 में। अच्छा, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी संबंधित है कि सरकारी नौकरी जो है सभी का समान रूप से अधिकार है। तो पूछा जा सकता है कि तई कहाँ पे लिखा है सरकारी नौकरी सभी का समान अधिकार है, सभी उसमें समान रूप से भाग ले सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अच्छा, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से
कोई भी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी छुआछूत नहीं होगी, कोई भी अस्पृश्यता नहीं होगी। अच्छा, अनुच्छेद 18 हमारा कहता है, ये कहता है कि उपाधियों का अंत, अगर पूछा जाए कि मतलब उपाधियों का अंत किस में कहा गया, तो ये आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत कहा गया है। तो ये तो हो गया कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार, ठीक है। ये आते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, कृषि एवं पशुपालन के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखो, आप जानते हैं कि कृषि और पशुपालन से जितनी भी संबंधित बातें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, तो वो किया गया अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 48 में कौन है, तो अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये अगर पूछा जाए कि कृषि एवं पशुपालन के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 48 में। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ वर्णन किया गया, तो अगर ऑप्शन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया हो तो वहाँ पर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, अभी हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो अगर बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितनी भाई, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, किस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। तो भाई वो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। अगर बात की जाए लोकसभा की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीटें, 31, और लोकसभा में कितनी, 80 सीटें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब बताइए, यह भारत संविधान के द्वारा हुई थी, या 1950 के संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी, या फिर भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन हुई थी। तो अगर बात की जाए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी। तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है। तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय वन नीति की, तो इसके अनुसार देश के 33% क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वन वाले टॉपिक से लिया गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है गया वन, तो वहाँ पे आप जाके देखना कि ये वन वाले से मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। और मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उन्हीं के अनुसार पढ़ाऊँ। तो इसलिए आप इसमें किसी तरह का संदेह ना पालें कि क्वेश्चन बाहर से आ सकता है या कहीं और से आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आएगा आपके टॉपिक से आएगा, जो भी आएगा इन क्लासेस से आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं पूरी तरह से सिलेबस को टारगेट करते हुए पढ़ाई जा रही हैं, एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली करके पढ़ाई जा रही हैं। तो इसलिए आप क्लास के साथ लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की आपको क्लास लगातार मिलती रहे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए हमारे देश भारत में, तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो भाई पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक दर है। तो बताइए कितनी है। तो ये है 1.64%। कितनी भाई, 1.64%। अगर बात की जाए भारत की जनगणना की, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है उसकी जो वर्तमान में जो वार्षिक दर है, यानी कि वो किस दर से साल दर साल बढ़ रही है, तो बढ़ रही है 1.64% की दर से। किस दर से, 1.64% की दर से। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि वार्षिक दर, जो वार्षिक दर थी वो कितनी थी, यानी कि जो साल दर साल की, जो हर साल की होती वो कितनी थी, वो थी 1.64%। अब पूछी जाए कि दशकीय वृद्धि दर, यानी कि जो 10 साल की, तो जो 10 साल में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 17.7%, ठीक है। अगर 10 साल की वृद्धि पूछी जाए तो ये 17.7%, और एक साल की पूछी जाए यानी कि प्रतिवर्ष की पूछी जाए तो वो है 1.64%। हमारा अगला पॉइंट है,
भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी परसेंट है, तो ये है 17.5%। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पर से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए जनगणना संबंधित, क्योंकि ये भी टॉपिक आपके में दिया गया है। आप देखना, आपके टॉपिक में लिखा है जनसांख्यिकी, ठीक है, जनसांख्यिकी करके लिखा हुआ है सिलेबस में। तो ये वहीं से ही आपको सारे मैं क्वेश्चन उठा उठा के दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है जो जो दिए हुए हैं वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, और वो सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या है भाई, भारत की कुल जनसंख्या की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और कितनी करती है, तो ये 16.51%, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो ये करती है सिक्किम में, और कितनी करती है, 0.05%। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। कितने परसेंट, अगर प्रतिशत से पूछ रहा है कितने परसेंट, तो ये 16.51%। और सबसे कम प्रतिशत किसका है, तो वो है सिक्किम का, और कितना है, तो वह है 0.05%। यानी कि सबसे कम आबादी किस राज्य में प्रतिशत के हिसाब से निवास करती है, तो वो करती है सिक्किम में। अच्छा, बात की जाए लिंगानुपात की, तो भाई भारत का लिंगानुपात कितना, तो ये है 943। अच्छा, लिंगानुपात होता क्या है, तो लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि जो देश में जो 1000, जो हर 1000 पुरुष को देखो और उन पर कितनी महिलाएं हैं, तो बात की जाए तो उन पर हैं हमारे देश में 943 महिला। कितनी महिलाएं हैं, 943। तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना हमारे देश में, ये है 943। अब बात की भाई शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात है 918। अब शिशु लिंगानुपात कितना होता है, तो ये होता है कि प्रति 1000 जो बालिकाएं हैं, सॉरी 1000 जो बालक हैं उन पर बालिकाओं की संख्या, ठीक है। यानी कि 1000 जो 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु की बात है, 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं, तो उनमें 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो वो कितनी हैं, तो वो हैं 918। तो यही है शिशु लिंगानुपात। चलिए अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का, और कितना है, 1084। तो भाई ये कितना हुआ, तो ये हुआ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत से ऐसे राज्य जैसे हरियाणा है, हरियाणा में बालिकाओं की कमी है, लड़कियों की कमी है, क्योंकि वहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है, लेकिन केरल में बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। अब तो ये, अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको मालूम हो गया होगा कि बाल लिंगानुपात और जो शिशु लिंगानुपात और जो लिंगानुपात है वो क्या होता है। अब बताइए भाई भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, और ये कितना, 834। यानी कि 1000 पुरुषों पर हरियाणा में 834 महिलाएं, जो कि काफ़ी कम है। तो ये हुआ लिंगानुपात। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, इनमें से किसके द्वारा वायु की गति मापी जाती है। तो अगर बात की जाए वायु की गति की, तो जो वायु की गति है वो अनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ठीक है। किसके द्वारा नापी जाती है, अनीमोमीटर के द्वारा। अगर अनीमोमीटर ना दिया हो तो आपको एनीमोमीटर दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, एनीमोमीटर, क्योंकि ये जो है ये तो हिंदी में लिखा हुआ है एनीमोमीटर, अनीमोमीटर, इंग्लिश में जो ANE से होता है शुरू, ठीक है, ANE से। तो इसलिए यहाँ या तो एनीमोमीटर होगा या अनीमोमीटर होगा। और आगे से मैं ये कोशिश करूँगा कि इनकी मैं इंग्लिश ज़रूर लेके आया करूँगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हिंदी में गड़बड़ हो जाए। अब जैसे मान लो अनीमोमीटर आपने याद कर लिया और वहाँ पे पूछ लिया जाए एनीमोमीटर, तो वहाँ पे गड़बड़ होने के चांस है। तो इसलिए आगे से मैं ध्यान रखूँगा, मैं इसको इंग्लिश में ज़रूर लेके आया हूँगा। चलो अब पूछा जाए कि बताओ बैरोमीटर किसको नापता है, तो बैरोमीटर नापता है वायु दाब को, ठीक है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है, और पायरोमीटर ताप को नापता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताइए वायु दाब किससे मापा जाता है, तो वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। आर्द्रता किससे नापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। और ताप किससे नापा जाता है, ताप पायरोमीटर से नापा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, शराब में पाया जाता है। अब बताओ ऐसा कौन सा एल्कोहल है जो शराब में पाया जाता है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है, कि जो इथाइल एल्कोहल है वो शराब में पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसे जीवाणु जो आकार में छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो भाई उन्हें कहा जाता है गोलाणु। अगर ऑप्शन में गोलाणु दे दे तब तो गोलाणु होगा, और अगर कोकी दे दे
तो कोकी होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लाया हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो गुलाड़ू ही दे दो, हो सकता है वो हिंदी में कोकी लिख के दे दे, तो अब आप हिल जाएंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आया कि अब मैंने तो भाई गुलाड़ू पढ़ा, ये कोकी क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि या तो कोकी होगा या गुलाड़ू होगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भाई जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहान सेन ने किया था। किसने किया था? जोहान सेन ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर बात की जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, ये कब से प्रारंभ हुए थे? तो ये हुए थे 1965 से प्रारंभ। ठीक है, कब से प्रारंभ हुए थे? 1965 से प्रारंभ। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, तो वो प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए वह कौन सा लेखक था जिसने, वह कौन सा हिंदी का प्रथम लेखक था जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, प्रथम महिला जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन थी? वो थी आशापूर्ण देवी। अगर पूछा जाए कि बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी आशापूर्ण देवी। और ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं और आपके जीएस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हिंदी में ही आए, जीएस में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है हिंदी में पूछ ले, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि हिंदी में भी आपके में टॉपिक में दिया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो अगर बात की जाए बर्लिन की, तो ये है राजधानी जर्मनी की। कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की। चलिए आगे कुछ पॉइंट हैं। अच्छा, अभी तो हमने क्या पढ़ा? जर्मनी की राजधानी। अब हम पढ़ेंगे कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो भाई जर्मनी की मुद्रा है यूरो। क्या है मुद्रा? यूरो। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? तो नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर ऑस्ट्रेलियन ना दिया हो सकता है ऑस्ट्रेलियन नहीं देगा वो, ये तो है वैसे ऑस्ट्रेलियन मुद्रा ये, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ना देगा, वो डॉलर दे देगा। तो आपको डॉलर याद होना चाहिए। ठीक है, आप पूरा याद करना ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब अगर ऑस्ट्रेलियन दिया हो तब तो ठीक है, और नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, डॉलर तो दिया ही होगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। क्या राजधानी भाई? पोर्ट लुई। और मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी मॉरिशियन रुपया। अगर मॉरिशियन ना दिया हो तो रुपया होगा। ठीक है, जैसे भारत का है क्या? रुपया। तो ऐसे ही मॉरिशस का क्या है? तो वो है रुपया। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर आप स्टार बना के लिख लेना, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 मई को। कब मनाया जाता है भाई? 12 मई को। कुछ और दिवस हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 मई को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रमंडल का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मई को। ऐसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 मई को। ठीक, कब मनाया जाता है? 13 मई को। अब देखो, आपको घबराना नहीं है, विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो ये मनाया जाता है 13 मई को। और ऐसे ही अभी हमने आगे क्या देखा था पीछे कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 12 मई को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो 12 मई को बनाया जाता है, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वो 13 मई को बनाया जाता है, यानी कि एक दिन बाद मनाया जाता है। तो ऐसे आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। चलो, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 100% आने के चांस भी हैं। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? तो अगर बात की जाए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश ना दिया तो ऑप्शन में दिया होगा इंदौर, क्योंकि इंदौर है मध्य प्रदेश की राजधानी, और ये इंदौर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चाहे तो मध्य प्रदेश होगा या इंदौर, तो आप देख लेना, इनमें से एक ही होगा। ठीक है, तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। अच्छा, ऐसे ही पूछा जा सकता है
कि बताइए कौन से नंबर का प्रवासी दिवस था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था। कौन सा दिवस था? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए, और अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश द्वारा, यहाँ पर देश होगा, ठीक है, हाल ही में किस देश द्वारा जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो अगर बात की जाए जिरकॉन मिसाइल की, तो इसका परीक्षण अभी किया गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन आ गया है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? तो अगर बात की जाए देश के सबसे बड़े रबर डैम की, तो ये बनाया गया है बिहार के गया में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? बिहार के गया में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भाई भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बिहार के गया में। चलो, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी इसमें बहुत बड़ा एक चेंज हुआ है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो अब ये बन गया हमारा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। और हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पर? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए बताइए हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बनाया है, तो बनाया हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। और कहाँ पे है ये? तो ये है कर्नाटक में। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है, आप क्लास तो देखते हैं पर आप कमेंट में कुछ नहीं कहते। प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको और क्या इसमें सुधार, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। और आपको अगर क्लास पसंद आती हो तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर कहा कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमारा मोटिवेशन मिलता है। अब कमेंट आप कोई करते ही नहीं तो हमें लगता ही नहीं कि पता नहीं कोई पढ़ भी रहा है, नहीं भी पढ़ रहा है। तो इसलिए देखो दोस्तों भाई, कमेंट जरूर करा करो। और जो जो बच्चे कमेंट करेंगे मैं उनका नाम भी बताऊँगा, ठीक है? कल से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे पहले मैं क्लास करा दूँगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर होमवर्क में दिया करूँगा। और जो भी बच्चा उसका आंसर देगा मैं उसका नाम यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है? मैं उसका नाम वीडियो में बोलूँगा, उसका नाम लिखूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।